सर पूछो। हेलो 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 हेलो। हाँ, हाँ, अभी तक जो हमने किताबें आपको किताबें पढ़ाई आपको थी पढ़ाई थी उसी किताबों उसी में किताबों आगे में बढ़ते हैं। पढ़ते हैं। और सबसे और सबसे पहली जो पहली जो पुस्तक बताई पुस्तक थी बताई थी उस पुस्तक उस में जो पुस्तक में हमने जो आपको मैंने आपको बताया था बताया था कि कि 5 5 किताबें किताबें हो चुकी हो थी चुकी थी और और उसमें उसी में आगे आगे बढ़ते हैं। तो तो सबसे सबसे पहले आती पहले है आती है वो वो देखते हैं देखते कौन हैं सी कौन किताब है जहाँ सबसे पहले आती है। तो हमें जरा देखते चलते हैं हमने आपको कहाँ तक पढ़ाया था। हमने आपको जो बुक्स पढ़ाई थी इस बुक्स में ध्यान रखना कि आपको जो पढ़ाया था उसमें क्या क्या पढ़ाया था। एक मिनट सर, 2 मिनट के लिए आपका टाइम। चलिए अब ठीक है, ठीक है। आवाज भी आवाज भी क्लियर क्लियर है है और यहाँ से और शुरू करते हैं बुक्स में। तो सबसे पहली जो बुक्स थी वो हम पहले ही पढ़ा चुके थे आपको, भीमराव अम्बेडकर की डीएलयू, दिल्ली काउंसिल मिनिस्ट्री हुई, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक हुई, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक हुई। इसके बाद जो हम चल रहे थे वो चल रहे थे आपकी वी आर डिस्प्लेस्ड। और जो वी आर डिस्प्लेस्ड है ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड इसकी पुस्तक है, मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। और इस मलाला यूसुफजई की पुस्तक के ऊपर मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, जरा समझते हैं मलाला यूसुफजई की पुस्तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं वो मलाला यूसुफजई की पुस्तक रहेगी। उस पुस्तक के बारे में हम समझते हैं आपके कि जो पुस्तक है वो मलाला यूसुफजई की पुस्तक क्या है, पुस्तक के बारे में ये कहता है। तो मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, उस पुस्तक के बारे में क्या कहा गया वो जरा आप देखें कि मलाला यूसुफजई की पुस्तक थी वो मलाला यूसुफजई की पुस्तक कैसी है और क्या क्या बातें मलाला यूसुफजई की पुस्तक के बारे में लिखी गई हैं। तो वो जरा समझते हैं, देखना जरा। सबसे पहले जो नंबर कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो वी आर डिस्प्लेस्ड और ये पुस्तक किसकी है, मलाला यूसुफजई की। तो हमने कुछ पॉइंट पहले भी बताए थे, फिर से स्टार्ट करते हैं। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की लड़की हैं और लगभग पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और जब पाकिस्तान में उन्होंने जन्म लिया तो इनको शुरुआत से ही पढ़ने का बहुत ही शौक था। लेकिन वहाँ का जो पाकिस्तान का जो माहौल है, तालिबान जो ऑक्युपाइज्ड एरिया है वहाँ पर बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता और उनको विद्यालय भी नहीं जाने दिया जाता। तो होता क्या है कि मलाला यूसुफजई को भी विद्यालय जाने से मना किया जाता है और मलाला यूसुफजई से कहा जाता है कि आप विद्यालय नहीं जाएंगी। लेकिन मलाला यूसुफजई क्या करती हैं कि अपनी इस बात पर अड़ जाती हैं कि नहीं, मैं तो विद्यालय जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। तो वहां पर देखा जाता है कि जब मलाला यूसुफजई जो है वो मलाला यूसुफजई जब विद्यालय पहुंचती है तो एक चेतावनी तालिबान के द्वारा दी जाती है, पहले से ही एक अल्टीमेट प्रकार का दिया जाता है कि आप यदि विद्यालय आएंगी, आप पढ़ने के लिए यदि विद्यालय आएंगी तो आपको हम गोलियों से भून डालेंगे। मलाला यूसुफजई को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है इनकी तालिबान की धमकियों का और वह इनकी धमकियों को दरकिनार करते हुए पहुंच जाती है कहाँ, स्कूल में, जहां उन पर क्या की जाती है, गोली चलाई जाती है। और गोली चलाई जाती है और ये गोली उनके कहाँ लगती है, सिर में लगती है, यानी हेड में लगती है। और फिर वह क्या है, लगभग आपके जो मलाला यूसुफजई हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी जो मलाला यूसुफजई हैं वो आपकी चोटिल हो जाती हैं और उसके बाद कुछ समय तक उनका जो इलाज है वो कहाँ चलता है, आपका अमेरिका में चलता है। अब इसी बात को लेकर जो मलाला यूसुफजई है वो सुर्खियों में आ जाती है। सुर्खियों में जैसे ही आती हैं तो 2014 में ध्यान रखना इन पर जो गोली चलाई गई थी
वो 9 अक्टूबर, ध्यान रखना है आपको कब, तो इन पर जो गोली चली थी वो चली थी आपकी 9 अक्टूबर। तो इन पर जो गोली चली वो 9 अक्टूबर 2012 को चली, और 9 अक्टूबर 2012 को जब इनके ऊपर गोली चलाई गई तो गोलियों से भूना गया। तो कई दिनों तक ये अस्पताल में रही, कोमा में रही, इनके सिर में गोली लग गई थी, लेकिन उसके बाद जब यह ठीक हो गई तो वापस आई। और जब वापस आई तो एक आइकन के रूप में उभर कर आई कि जो बच्चियों के लिए क्या है संघर्ष करती हुई नजर आई। अब इसी के लिए इनको क्या दिया गया पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार जो इनको मिला है वो मिला है नोबेल प्राइज। ध्यान रखना, पहला पुरस्कार क्या प्राप्त हुआ है, पहला पुरस्कार नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है इनको, किसके लिए, शांति के लिए। कब भी मिला था, तो ये पुरस्कार मिला था इनको 2014 में। अब बात आती है 2014 में जो इनको पुरस्कार मिला, इनको अकेला ये 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, ये बात हम पहले भी बता चुके। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी हैं जो आपके भारत के रहने वाले हैं, वो कैलाश सत्यार्थी को भी ये क्या है आपका पुरस्कार दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी भी ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा भी ये पुरस्कार क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। अब बात आती है कि कैलाश सत्यार्थी, अभी आगे पुस्तक आएगी कैलाश सत्यार्थी की, तो हम तब उनकी चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल याद रखें 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों व्यक्तियों को क्या है आपका दिया गया था। अब बात आती है आपकी, इसी में थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ते हैं कि मलाला यूसुफजई के बारे में और कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये महिला, इकलौती महिला। तो यदि कोई कहे सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसने प्राप्त किया, तो सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया है वो मलाला यूसुफजई ने प्राप्त किया है। इसके बाद यदि कोई कहे कि और क्या है पॉइंट इंपोर्टेंट, तो फिर समझते हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने, मलाला यूसुफजई ने पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया। फिर इसके बाद यदि कोई कहे तो दो तीन पॉइंट और देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अगला जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ध्यान करो आप, कई बार ये वर्ष घोषित करता रहता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र है इसके द्वारा 12 जुलाई को, 12 जुलाई को क्या घोषित किया गया, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, जिसको हम कहें विश्व मलाला दिवस या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। तो इसको विश्व मलाला दिवस जो है आपका वो याद रखना है, विश्व मलाला दिवस। तो विश्व मलाला दिवस कब घोषित किया गया, ये विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को, या इसी को आप लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। तो कोई कहे विश्व मलाला दिवस या अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब घोषित किया गया, तो विश्व मलाला दिवस या अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस की बात की जाए तो ये आपका 12 जुलाई को घोषित किया गया। अब 12 जुलाई को क्यों, तो 12 जुलाई, ध्यान रखना, 12 जुलाई आपका लगभग लगभग 1994, यानी कि आपका जो 12 जुलाई दिसंबर 1994 है, उसमें इनका क्या हुआ था, मलाला का जन्म हुआ था। और इनके ही जन्म को, ध्यान रखना, 12 जुलाई मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस है, इनको मलाला के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 12 जुलाई को जब मलाला के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसी मलाला के जन्म दिवस को, किसके, जो मलाला है इनके जन्म दिवस को, इनके जन्म दिवस को, इनके बर्थडे को क्या किया गया, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस या अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब बात आती है, थोड़ा सा और पॉइंट समझते हैं, वर्ष 2019, थोड़ा इन मलाला यूसुफजई की ही बात करते हैं। वर्ष 2019, वर्ष 2019 के लिए क्या याद रखना है, तो वर्ष 2019 के लिए याद रखना है कि दुनिया में प्रसिद्ध किशोरी घोषित किसको किया गया, तो विश्व प्रसिद्ध किशोरी, तो याद रखना, विश्व प्रसिद्ध किशोरी का खिताब या विश्व प्रसिद्ध किशोरी, तो विश्व प्रसिद्ध किशोरी किसको बताया गया, विश्व प्रसिद्ध किशोरी भी मलाला यूसुफजई को बताया गया, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। तो वर्ष 2019 में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध या विश्व प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया, तो यूएस के द्वारा घोषित किया। एक लास्ट पॉइंट और इसमें देखते हैं, और वो पॉइंट क्या है जरा समझ लेते हैं। यहाँ ऊपर थोड़ी सी खाली जगह है, तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, जरा देखना सर, ये यहाँ मलाला के बारे में ही समझाना है, क्योंकि जगह नहीं रहती है लिखने के लिए, तो आप समझ सकते हो, समझदार हो। मलाला के बारे में एक नया पॉइंट लिखना है। जब मलाला यूसुफजई की के लिए, मलाला यूसुफजई ने जो संघर्ष किया है, वो अपने लिए तो संघर्ष किया ही है शिक्षा के लिए, साथ साथ उन बच्चियों के लिए भी संघर्ष किया है। पाकिस्तान में जो बच्चियां रह रही हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उन बच्चियों के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। और क्या संघर्ष किया, तो इनके द्वारा जो संघर्ष किया गया उसमें, संघर्ष में
जो संघर्ष के लिए जब ये जानी नहीं तो उसके आधार पर यूएस के द्वारा एक एक्ट पास किया गया। ये हाल की ही घटना है अभी। तो यूएस के द्वारा एक एक्ट पास किया गया और यूएस के द्वारा क्या एक्ट पास किया गया, तो वो एक्ट है मलाला यूसुफजई। याद रखना कौन सा एक्ट है, मलाला यूसुफजई। तो आपका एक्ट है जो, वो आपका एक्ट है, यहाँ याद रखना जरा कि जो आपका एक्ट है वो मलाला यूसुफजई एक्ट है। और उस एक्ट को आपको क्या करना है, एक्ट को याद रखना है। तो इस एक्ट को जरा याद रख लेते हैं कि मलाला यूसुफजई जो एक्ट है, उस एक्ट के बारे में क्या कहा गया। तो उस एक्ट के बारे में कहा गया है आपका, ये मलाला यूसुफजई एक्ट। ठीक। अब इस मलाला यूसुफजई एक्ट है तो ये किसके लिए है, ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट है। क्या है, स्कॉलरशिप। मतलब कि इसके तहत आपकी जो है स्कॉलर प्रदान कर की जाएगी। और स्कॉलर किन लोगों को प्रदान की जाएगी, तो याद रखना स्कॉलर उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहती हैं। मतलब पाकिस्तान की वे लड़कियां जो क्या करना चाहती हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहती हैं, उन बच्चियों के लिए ये जो है आपकी स्कॉलरशिप इस एक्ट के तहत प्रदान की जाएगी। लेकिन उसमें उनकी एजुकेशन की, तो आपने बच्चों ने एजुकेशन प्राप्त की है, उस एजुकेशन को मेरिट के आधार पर जरूरतमंद लोगों को ही स्कॉलर प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को स्कॉलर मिल जाए। तो वही है कि मेरिट के आधार पर जिनकी मेरिट अच्छी होगी वो अपनी जो इस एक्ट के तहत क्या कर सकती हैं, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलर प्राप्त कर सकती हैं। तो इतनी सी बातें आपको मलाला यूसुफजई के बारे में याद रखनी है। जितने पॉइंट हैं हमने आपको सब बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिल्कमैन। यदि कोई कहे ये मिल्कमैन किसकी पुस्तक है, तो मिल्कमैन जो पुस्तक है वो एना बर्न्स की पुस्तक है। अच्छा, ये पुस्तक के जो डिजाइन है वो हम पहले से ही आपको रखे हैं, तो ये देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी पुस्तकें हमने आपको बताई भी थी। ये पुस्तकें शायद हम पहले भी बता चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। ये तो सब आपको पहले ही बता चुके हैं पुस्तकें। तो यहाँ पर जो पुस्तक है ये रही आपकी बी आर डिस्प्लेज। ये जो पुस्तक है ये आपकी मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। तो याद रखना ये किसकी पुस्तक है, ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। ये रही आपकी बी आर डिस्प्लेज। तो ये जो बी आर डिस्प्लेज है ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। और मलाला यूसुफजई के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद यदि कोई कहे तो अगली पुस्तक है मिल्कमैन। अब यदि कोई कहे कि मिल्कमैन किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिल्कमैन पुस्तक के बारे में बताते हैं। ये जो मिल्कमैन पुस्तक है, इस मिल्कमैन पुस्तक के बारे में यदि कोई कहे तो जरा चलते हैं अपनी पुस्तकों पर। ये मिल्कमैन रही। इस मिल्कमैन के बारे में जरा आप देख लेना कि मिल्कमैन पुस्तक के बारे में क्या कहा गया। तो लिखने के लिए हमारे पास जगह है, देख लेते हैं कहाँ है। ये मिल्कमैन पुस्तक है, इसको लिखने के लिए हम यहाँ जगह ले लेते हैं। ये हमारे पास खाली पेज है। ठीक है, चलिए। तो मिल्कमैन पुस्तक है, इस मिल्कमैन पुस्तक के बारे में जरा समझते हैं। तो जो पुस्तक रही आपकी, ध्यान रखना इस थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लेना कि क्या क्या बातें हैं आपको जो बताने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसमें जो पहली पुस्तक है आपकी, ये मिल्कमैन, जानते ही हो आप मिल्कमैन। ये मिल्कमैन जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है एना वर्न्स की। ये पुस्तक किसकी है, एना वर्न्स की पुस्तक है। ठीक है ना। तो ये एना वर्न्स की पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या कहा गया है, तो पुस्तक जो लेखिका है ये एना वर्न्स है। ये कहाँ की लेखिका है, ये आयरिश लेखिका है। कैसी लेखिका है, आयरिश। ये एक आयरिश लेखिका है, ध्यान रखना। ये आयरिश लेखिका है आपकी एना वर्न्स। और आयरिश लेखिका होने के साथ साथ ये जो पुस्तक है मिल्कमैन, ये इस पुस्तक के लिए इनको वर्ष 2018 का क्या मिला है, महान बुकर प्राइज। ध्यान रखना कौन सा प्राइज, महान बुकर प्राइज क्या है आपका, इस पुस्तक के लिए इनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद यदि कोई कहे तो इसमें किसकी कहानी है, तो मिल्कमैन में 18 वर्षीय लड़की की कहानी है। वह 18 वर्षीय लड़की जो आपकी उत्तरी आयरलैंड में, ध्यान रखना उत्तरी आयरलैंड में क्या करती है, निवास करती है। और उत्तरी आयरलैंड में निवास करती हुई यह बच्ची के ऊपर एक ओल्डर जो मैरिड मैन है उसके द्वारा काफी हैरेसमेंट किया जाता है, काफी प्रताड़ित किया जाता है। तो उसकी ही कहानी का उल्लेख है। ये लगभग लगभग 1970 के दशक की घटना है। उस टाइम पर ऐसा घटित हुआ था। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। मान बुकर प्राइज के बारे में पूरी हिस्ट्री हम आपको बता चुके। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
कब दिया जाता है, कितनी राशि, ये सब ओल्ड हिस्ट्री में हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अब इसी के साथ जुड़ा हुआ कि ये तो वर्ष 2018 का है, ध्यान रखना ये वर्ष 2018 का है। यदि कोई कहे तो ये तो वर्ष 2018 का है, यदि पॉइंट कहें कि वर्ष 2019 का, ध्यान रखना वर्ष 2019, तो वर्ष 2019 का जो आपका मान बुकर प्राइज जो है वह वर्ष 2019 का मान बुकर प्राइज किसको प्रदान किया गया, तो वर्ष 2019 का जो मान बुकर प्राइज प्रदान किया गया वह प्रदान किया गया मार्गरेट एटवुड को। किसको? मार्गरेट, ध्यान रखना मार्गरेट, तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया मार्गरेट एटवुड को। ये मार्गरेट एटवुड कहाँ की है? ये मार्गरेट एटवुड आपकी कनाडा की लेखिका है। कहाँ की लेखिका है? कनाडा की लेखिका है। यदि कोई कहे इनकी जो बुक थी तो इनकी बुक कौन थी? द टेस्टामेंट, याद रखना क्या? द टेस्टामेंट, इनकी जो बुक थी द टेस्टामेंट, तो याद रखना इनकी जो बुक थी द टेस्टामेंट इनकी बुक थी और इस बुक के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस इनकी जो बुक है इनके साथ मार्गरेट एटवुड के साथ अकेले 2019 में मान बुकर प्राइज अकेला मार्गरेट एटवुड को प्रदान नहीं किया, साथ में बर्नार्डिन एवरिस्टो, ये नाम हम आपको पहले लिखा चुके हैं, याद रखना बर्नार्डिन, याद रखना आप ये नाम पहले लिखा चुके बर्नार्डिन एवरिस्टो। तो बर्नार्डिन एवरिस्टो को इनके साथ ये पुरस्कार दिया गया था। इनकी कृति थी गर्ल वुमेन अदर, इनकी क्या कृति थी? इनकी जो रचना थी वो थी गर्ल वुमेन अदर, ये इनकी रचना थी और इसके लिए ही इनको क्या किया गया था? ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बर्नार्डिन एवरिस्टो इनको गर्ल वुमेन अदर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि मार्गरेट एटवुड ये पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली ये थी, इनके साथ ये सहयोगी के तौर पर थी। यदि कोई कहे मान बुकर प्राइज जो था टेस्टामेंट बुक के लिए प्रदान किया गया, तो इसमें भी और जो आपका ये गर्ल वुमेन अदर, तो उसमें 3 लड़कियों की कहानी है जिसके बारे में चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि और एक पुरस्कार, और इन 3 पुरस्कारों में तो आपको याद रखना कि एक ना एक आपको पुरस्कार मिलेगा ही, तो एक नेक्स्ट आपका पुरस्कार और रह गया है और वह पुरस्कार क्या है जरा देखते हैं। उस पुरस्कार के बारे में यदि कोई कहे तो यहाँ पर एक पुरस्कार और हम चर्चा करते हैं और वह है वर्ष 2020 का पुरस्कार। तो जरा वर्ष 2020 का पुरस्कार और देखते हैं कि वर्ष 2020 का जो पुरस्कार है उस वर्ष 2020 के पुरस्कार में मान बुकर प्राइज किसको प्रदान हुआ, तो ध्यान रखना मान बुकर प्राइज जो प्राप्त हुआ है तो वर्ष 2020 का मान बुकर प्राइज किसको प्रदान किया गया, तो वर्ष 2020 का जो मान बुकर प्राइज है वह प्रदान किया गया है डगलस स्टुअर्ट को। इम्पोर्टेंट बुक है सर ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी इसकी कृति की डिजाइन हम आपको दिखाएंगे। ये किसको प्रदान है? ये प्रदान है डगलस स्टुअर्ट को। और ये डगलस स्टुअर्ट कौन है? तो ये डगलस स्टुअर्ट जो है यह आपकी स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये स्कॉटलैंड में नहीं रहती हैं। ये कहाँ रहती हैं? ये आपकी अमेरिकी लेखिका हैं, स्कॉटलैंड की तो रहने वाली हैं। तो पूछा यही जाएगा, ध्यान रखना स्कॉटलैंड कहाँ की है? स्कॉटलैंड पूछा यही जाएगा। स्कॉटलैंड की है, कैसी लेखिका है? अमेरिकी लेखिका है। साथ साथ ये क्या है? फैशन डिजाइनर भी है। साथ साथ ये क्या है? फैशन डिजाइनर भी है। तो याद रखना ये अमेरिकी लेखिका है और साथ साथ आपकी फैशन डिजाइनर का भी काम करती है। किस कृति के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनकी कृति है सत्ती बहन। वैसे देखा जाए तो सुग्गी बहन उसका नाम है, लेकिन जो भी लिखा हो ये स्पेलिंग आपको मिलेगी तो आप टिक कर देना, या तो इस प्रकार से ये स्पेलिंग मिलेगी, नहीं तो हिंदी में लिखा आपको मिल जाएगा। और ये सग्गी बहन जो है आपकी ये पुस्तक है, इस सग्गी बहन कभी कभी हो सकता है इस प्रकार से आपको हिंदी में वो ये सग्गी और ये बहन लिखा आपके पेपर में मिल जाए। तो सग्गी बहन पुस्तक किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की है। कोई कहे सग्गी बहन पुस्तक के बारे में क्या कहा गया? सग्गी बहन, सग्गी क्या है? ये सग्गी एक युवा लड़के का नाम है और इसकी कहानी को पूरा पूरा दर्शाया गया है। क्यों? इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सग्गी नाम का जो युवा है वह अपने जीवन को स्ट्रगल करते हुए क्या करता है? जीवन यापन करता है। उसकी जो माँ होती है वह किस प्रकार से देखता है कि उसकी जो माँ है वह भी उसके लिए संघर्ष कर रही है, तो और जो बालक है वह भी संघर्ष करता है। तो उसकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है। सुक्की नाम का ये रियल कहानी है जिनके आधार पर ये पुरस्कार प्राप्त होते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आपको दिख ही रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 पुरस्कार याद रखना है वर्ष 2018, 2019 और 2020। इसके बाद चलते हैं अपनी पुनः करंट अफेयर्स पर। और कहाँ थे हम? मिल्कमैन हो गया है एना वेल्स, हमने आपको डिजाइन भी बता दी है, ये रही मिल्कमैन। और मिल्कमैन की जो डिजाइन है, इस मिल्कमैन की डिजाइन में हमने आपको बताया है कि ये कौन सी डिजाइन है, ये आपकी मिल्कमैन है। इसको लिखने वाली कौन है? एना वेल्स है, ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट बुक है, और नेक्स्ट बुक जो है आपकी वो है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो यदि कोई कहे कि ये पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखित बुक है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी बुक है, लिखी गई है किसके द्वारा, ये महोदय है शशि थरूर। तो शशि थरूर के द्वारा इस बुक को क्या किया गया है, लिखा गया है। जो आपके शशि थरूर हैं, इन शशि थरूर के द्वारा इस बुक को क्या किया गया है, लिखा गया है। अब कोई कहे कि इसमें किसका उल्लेख है, तो यहाँ देख लेते हैं इस बुक्स में किसका उल्लेख है। तो जो आपका पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, उनके इंडिया, मतलब कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री हैं जो आपके ये बन गए हैं। तो किसके किसके लिए लिखी गई वो भी हम बताते हैं। लिखने वाले शशि थरूर हैं, तो शशि थरूर बहुत ही योग्य व्यक्ति है, इंग्लिश के प्रखंड विद्वान यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत अच्छी इंग्लिश इनको आती है। अब बात की जाए कि इस किताब को लॉन्च किसने किया, तो जब पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर जो किताब थी, ये 26 अक्टूबर 2018 को लॉन्च की गई, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें जो लॉन्च करता थे, उद्घाटन जिसका किया गया, मतलब विमोचन किया गया, वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर क्या थे, उपस्थित थे। तो मनमोहन सिंह थे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, साथ साथ पी चिदम्बरम भी थे, साथ साथ कौन है, पी चिदम्बरम भी थे। और पी चिदम्बरम के साथ इसमें जो था अरुण शौरी, यानी कि एक व्यक्ति था अरुण शौरी, वही भी क्या था, इनके साथ शामिल था। इन 3 लोगों के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया था, विमोचन किया गया था। अब बात आती है कि इस पुस्तक की तो क्या कहा गया, इसमें मोदी के कार्यकाल, ध्यान रखना, जो मोदी का जो कार्यकाल है कि आप 2014 में प्रधानमंत्री बने हो, तब से लेके अभी तक उनके कार्यकाल की जांच, ध्यान रखना कि उनके कार्यकाल की क्या की जाए, जांच की जाए। और सवाल पर आधारित है कि तुमसे हम सवाल पूछते हैं, तुम सवालों से भागते क्यों हो। बात तो सही है, अभी तक देखा नहीं होगा कि कभी मतलब जो उन्होंने कहा है कि आप लोगों के सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि इन्हीं की जो अभी जो अगली ही बुक आई है आपकी, जो प्रधानमंत्री, जो पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे, तो उनके उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में भी उन्होंने ये एक सवाल उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप संसद में आके जिम्मेदारी को संभालिए, और आप अपने सांसदों को ना भेजिए, आप स्वयं आके क्या कीजिएगा, आप स्वयं आइएगा और स्वयं आके क्या कीजिए, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं, उनके सवालों का जवाब आप स्वयं दीजिए, जिस प्रकार से आपकी पूर्ववर्ती सरकारों के प्रधानमंत्री देते थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, बोले इतने लोग, वो लोग खुद ही जवाब देते थे, तो आप भी आगे खुद जवाब दीजिए, लोगों की समस्याओं को दूर कीजिए बस। अब इसके बाद यदि कोई कहे अगली बुक है सेक्रेड गेम्स। ये जो पुस्तक है, ये हमने आपको बताई है, ये पुस्तक ध्यान रखना, ये पुस्तक क्या है, सेक्रेड गेम्स है। और सेक्रेड गेम्स की बात की जाए तो सेक्रेड गेम्स ये रही आपकी सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स को लेखक लेखक कौन है, विक्रम चंद्रा। यदि कोई कहे तो सेक्रेड गेम्स जो पुस्तक है विक्रम चंद्रा, ये किस दशक की है, तो लगभग इसमें 1980 के दशक की कहानी को दर्शाया गया है। इसको 1980, और इसमें 1980 के दशक में एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसकी कहानी को दर्शाया गया है। उसका नाम था गणेश गायतोंडे। ये गणेश गायतोंडे कुछ नहीं, ये गणेश जो गायतोंडे था, इस गणेश गायतोंडे के बारे में यदि कोई कहे तो ये गणेश गायतोंडे अंडरवर्ल्ड डॉन था मुंबई का। इसकी कहानी को दर्शाया गया है। इसका पीछा करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक सिख पुलिस अधिकारी, एकमात्र सिख पुलिस अधिकारी को लगाया गया, और वो सिख पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर कौन था, सरताज सिंह। इस पर जो किताब है, किताब तो लिखी ही है सर, किताब के साथ साथ ध्यान रखना, किताब के साथ साथ यहाँ हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं। ये मतलब कि ये रही, ये तो ये वेब सीरीज है जो आपकी लॉन्च हुई है। देखो ये पार्ट 1 है और ये आपकी पार्ट 2 है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट दोनों की दोनों वेब सीरीज चली हुई थी, जिसमें विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखित सीरियल है। ये ऊपर किताब है, जो सीरियल है ये विक्रम चंद्रा के द्वारा सेक्रेड गेम्स ये पुस्तक है, जिसमें क्या दिया देखा गया है, काफी चीजें बताई गई हैं। ये वायलेंस है, करप्शन है, डेथ है, इनके बारे में सब कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो आपके गणेश गायतोंडे थे वो किस प्रकार से लोगों का मर्डर करते थे, किस प्रकार से वायलेंस करते थे, किस प्रकार से करप्शन करते थे। उनका पीछा करने के लिए एक पुलिस अधिकारी लगाया गया था, और वो पीछा करने के लिए एकमात्र सिख पुलिस अधिकारी, और वो सिख पुलिस अधिकारी कौन था, वो सिख पुलिस अधिकारी सरताज सिंह। तो आपके सैफ अली खान जो है वो सरताज सिंह का किरदार निभा रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसका किरदार निभा रहे हैं, गणेश गायतोंडे का। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक आती है, और वह पुस्तक है आपकी प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की है, एग्जाम वॉरियर।
ये पुस्तक किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखो ये नरेंद्र मोदी खुद बने हुए हैं, तो इनकी ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है? इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है कि बच्चे परीक्षा से टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम से आप चिंता मुक्त रहें, किसी भी प्रकार का तनाव बच्चे ना लें। तो केवल ये सब बातें क्या की गई है, इस पुस्तक में बताया गया है, और कोई खास नहीं है, एग्जाम वॉरियर पेपर में पूछी जा चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक आती है, ध्यान करो, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑफ टाइम। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आपके स्टीफन हॉकिंस की। ये स्टीफन हॉकिंस हैं, तो इनकी ये पुस्तक है स्टीफन हॉकिंस की। ये देखो, ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक क्या है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसको भी आपको याद रखना है कि स्टीफन हॉकिंस की कौन सी पुस्तक है, तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। फिर इसके बाद यदि कोई कहे अगली बुक क्या है, एक अगली बुक आई है, एक इसके बाद अगली बुक आई है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और ये सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी सौरभ गांगुली के द्वारा लिखित पुस्तक है। देखो पहले ये पुस्तक सौरभ गांगुली ने नहीं लिखी थी, लेकिन बाद में ये पुस्तक सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई। कब? जब ये सौरभ गांगुली आपके क्या बन गए? जब सौरभ गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान 39वें अध्यक्ष बन गए। ये रही आपकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, और ये रही सौरभ गांगुली की पुस्तक। तो ये पीडीएफ तो हम आपको भेज भी देंगे, आप निश्चित रहें। सौरभ गांगुली क्या है? 39वें अध्यक्ष है किसके? ध्यान रखना, ये 39वें अध्यक्ष है किसके? बीसीसीआई के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष 39 में, साथ साथ यदि कोई कहे वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष, तो वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष भी सौरभ गांगुली है। तो इनके जीवन पर आधारित की एक सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी क्या है? पर्याप्त नहीं होती। उनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है। इसके बाद अगली बुक आती है प्रणब मुखर्जी की। ये कौन रहे? इनके बारे में आप जानते हो, ये आपके प्रणब दा है, मतलब प्रणब मुखर्जी है। तो प्रणब मुखर्जी के बारे में कौन नहीं जानता? इसमें प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, वो लिखी गई है द कॉलिशन ईयर्स। कॉलिशन ईयर्स मतलब किस प्रकार से डिक्रीज हुआ है 1996 से लेकर 2012 तक। क्यों 2012 तक ये क्या रहे? आपके पार्टी में रहे। उसके बाद इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। उन्होंने देखा कि मेरे कार्यकाल के दौरान किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका किस प्रकार से क्षरण हुआ है, उसका किस प्रकार से क्षरण हुआ, इनके बारे में ये कहा, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा गया है। यहाँ तक कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मेरा मैं राष्ट्रपति बनना तो नहीं चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब चूंकि जो आपका राष्ट्रपति का इतना बड़ा पद है और जो जिम्मेदारी भी निभानी थी, तो वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी निभानी जरूरी थी। लेकिन सच कहूँ तो मेरी जरूरत सबसे अधिक मेरी पार्टी को थी। ये इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात खुद कही है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अब कोई कहे तो प्रणब मुखर्जी और क्यों जाने जाते हैं? तो वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी, वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को क्या प्राप्त हुआ है? तो आपको पता ही है, भारत रत्न पुरस्कार से ये क्या है? सम्मानित है आपके प्रणब मुखर्जी। तो याद रखना कि वर्ष 2019 में जो आपके प्रणब मुखर्जी हैं, वो आपके प्रणब मुखर्जी भारत रत्न किसके सम्मान से? तो भारत रत्न सम्मान से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अकेले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न नहीं मिला था, इनके साथ दो व्यक्तियों को और भारत रत्न मिला था, जिनमें एक व्यक्ति आपके कौन थे? तो भूपेन हजारिका, संगीत वादक, आप इनको जानते हो, भूपेन हजारिका थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नानाजी देशमुख। तो दूसरा जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नानाजी देशमुख को प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ा हम जोड़ देते हैं, आप परेशान ना हो, समझ में आ रहा होगा। नानाजी देशमुख को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला, तब से 2020 2021 खाली रहा, किसी को कोई पुरस्कार भारत रत्न के तौर पर नहीं दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अयोध्या। यदि कोई कहे ये अयोध्या पुस्तक क्या है या किसकी पुस्तक है अयोध्या, तो ये अयोध्या पुस्तक जो है, इस पुस्तक के बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसमें जो चर्चा की गई है, इस अयोध्या पुस्तक के बारे में जो चर्चा की गई है, ये माधव भंडारी लिखा था। माधव भंडारी के द्वारा इस अयोध्या पुस्तक को क्या किया गया है? लिखा गया है। यदि कोई कहे ये, तो ये 2020 में, ध्यान रखना, 2020 में इस पुस्तक को क्या किया गया है? पब्लिश किया गया है। अभी 2020 में ही इस पुस्तक को क्या किया गया है? पब्लिश किया गया है, और 2020 में पब्लिश किया गया। तो ये जो पब्लिश, विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका जो विमोचन किया गया, ध्यान रखना, तो विमोचनकर्ता जो थे, वो विमोचनकर्ता कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। ऐसा लगेगा कि योगी आदित्यनाथ ने किया है, नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। इसका विमोचन किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है, इसलिए। और यह जो किताब है, किस भाषा में विमोचन किसके द्वारा? देवेंद्र फडणवीस के द्वारा।
ये देवेंद्र फडणवीस कौन है? तो देवेंद्र जो फडणवीस हैं, ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है। कौन है? ये फॉर्मर सीएम, यानी कि ये पूर्व सीएम है कहाँ के? महाराष्ट्र के। अब बात की जाती है ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, तो फिर पूछा जाता है कि ये अयोध्या जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई? तो अयोध्या जो पुस्तक है ये मराठी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? तो याद रखना, ये अयोध्या जो है यह मराठी भाषा में लिखित पुस्तक है। इतनी बातें आप याद रख लोगे कि अयोध्या जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है सर? तो अयोध्या जो पुस्तक है वो मराठी भाषा में लिखित पुस्तक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, और नेक्स्ट पॉइंट अगली पुस्तक। अच्छा, हम इस पीडीएफ पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये यहाँ तो लिखा ही गया है, देखो। द कॉलिशन यस किसकी पुस्तक है? प्रणब मुखर्जी की। अयोध्या किसकी पुस्तक है? माधव भंडारी की। अब इसके बाद आता है आपका कोविड-19 सभ्यता और संकट समाधान पुस्तक, कैलाश सत्यार्थी। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये पुस्तक किसकी है? कल्कि कोचिन की। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ आपको समझाते हैं कि क्या है पीडीएफ। यहाँ जरा समझ के चलना आप। तो अगली, ये तो आपके जो है, इन ये इमेज है माधव भंडारी। अच्छा, ये जो है ये है आपके माधव भंडारी साहब। तो अब इनकी इमेज से अपन को क्या करना है? तो भैया ने लगा दी है भैया, और वो अच्छे भी हैं। तो माधव भंडारी जो है आपके, वो ये माधव भंडारी हैं, और उनके द्वारा ये लिखित क्या है? पुस्तक है। इनसे अपन को कोई मतलब नहीं है। अब इधर आते हैं कोविड-19। तो ये जो कोविड-19 है, ध्यान रखना, सभ्यता एवं समाधान, ये रही कोविड-19 सभ्यता एवं समाधान। लिखने वाले कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ये कैलाश सत्यार्थी हैं जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यदि कोई कहे ये कब पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये 17 दिसंबर, याद रखना, 17 दिसंबर 2020 को ये पुस्तक क्या की गई? ये पुस्तक प्रकाशित की गई। अब ये पुस्तक जब प्रकाशित की गई तो इसमें क्या कहा गया, अगर वो सुनना आप। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान हमको सभ्यता का भी संकट प्राप्त हुआ, लेकिन हम क्या करें? हम किसी भी प्रकार से क्या करें? इसके समाधान तक क्या है? पहुँच जाएँ। और जैसे ही हम किसी प्रकार से इसके समाधान तक पहुँच जाएँगे, कैसे ना कैसे, कैसे भी हो, हम क्या कर सकते हैं? समाधान तक पहुँच सकते हैं। तो समाधान से पहुँच सकते हैं, तो आगे चलते हैं, और समझ में आ रहा होगा आपको हमारी बातें, आवाज़ शायद वॉइस भी क्लियर होगी। ठीक है सर, चलिए। तो 17 दिसंबर 2020 को यह पुस्तक क्या की गई? प्रकाशित की गई। अब यदि कोई कहे ये कौन है, तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं। ये वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। ध्यान रखना, इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। किस लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो भी बताते हैं। इन्होंने बच्चे जो आपके गरीब मजदूर थे, उन पर जहाँ अत्याचार हो रहा था, वो एक ऐसी जगह फंसे हुए थे, उस संकट से उन बच्चों को क्या किया था? निकाला था। जिस कारण से ही इन कैलाश सत्यार्थी को आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये वर्ष 2014 का, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक आती है आपकी, वी नीड टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द बॉक्स। यदि कोई कहे तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आपकी कल्कि कोचिन की। अब कोई कहे कि ये कल्कि कोचिन कौन है, तो देखते हैं जरा। ये जो पुस्तक है ये आपकी कल्कि कोचिन की है। अच्छा, ये नाम इस पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो नाम के लिए आप यहाँ जा सकते हो। ये रहा आपका जो है वो आपका कल्कि, एलिफेंट इन द बॉम्ब, कल्कि कोचिन। अब यदि कोई बात कहे कि कल्कि कोचिन के बारे में कि कल्कि कोचिन कौन है, तो कल्कि कोचिन हमने आपको बताया था कि जो एक मूवी आई थी आपकी गली बॉय, उस गली बॉय में जो मेन एक्ट्रेस थी, वो आपकी जो थी, उनका नाम हम भूल गए हैं। तो जो एक्ट्रेस थी, उन एक्ट्रेस के साथ एक को एक्टर और भी थी, को एक्ट्रेस थी, वो कल्कि कोचलिन थी। तो यदि ये कहें तो वर्तमान में ये 38 वर्षीय हैं, और इन्होंने अपना जीवन जो है वह संघर्षमय बिताया है। इन्होंने अपना जो जीवन है वह कैसा बताया है? बहुत ही संघर्षमय बिताया है। किस प्रकार से इन्होंने जीवन जो है वह अपना संघर्षमय बिताया है, तो वो देखते चलते हैं। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इन्होंने शादी की थी। ये एक अपनी मतलब वही समझो कि इन्होंने जो भी रहा हो फैसला, जैसे भी लिया हो, उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी कर ली थी। किसके साथ? अनुराग कश्यप। ये अनुराग जो कश्यप हैं, ये फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने मानी हस्ती हैं। अनुराग कश्यप के साथ इन्होंने शादी की थी, लेकिन अनुराग कश्यप ने 1-2 साल ही साथ रहे और इनको इसी हालत में छोड़कर चले गए। ये उस टाइम पर बहुत परेशान हुई क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। फिर इन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन है वो ऐसे ही व्यतीत किया। किस प्रकार से संघर्ष में जीवन व्यतीत किया, समझ सकते हो। व्यक्ति जो इस व्यक्ति पर विश्वास कर रहा है और वो व्यक्ति उसको बीच में ही लीव करके चला जाता है, तो कितनी
परेशानी वाली बात होती है। तो इन्होंने काफ़ी संघर्षमय जीवन व्यतीत किया है कल्कि कोचलिन ने, और संघर्ष करते हुए अपने बच्चों बच्चियों को, अपने जो बच्चे हैं उसको भी पढ़ाया है, और स्वयं भी क्या किया है, स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करने के बाद ये उस मुकाम पर पहुँची है कि आज कोई दिक्कत इन्हें नहीं है। तो वो है अपने उस जीवन का पूरा वर्णन किसके अंतर्गत करती हैं, इस पुस्तक के अंतर्गत करती हैं, लेकिन अपने नाम का ज़िक्र नहीं करती। वो किसके नाम का ज़िक्र करती हैं? एलिफेंट के नाम का। एलिफेंट वो कहते हैं जो हाथी है, इन द वॉम हाथी के पेट में गर्व। तो हाथी में गर्व, उस हाथी के गर्व के नाम से ही पूरी कहानी को को व्याख्या करते हैं, उस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार से उस हाथी के गर्भ में उस हाथी को कितनी दिक्कत होती होगी। मतलब जो हथनी है उसको कितनी दिक्कत होगी, जो दिक्कत उसको होती होगी, वही दिक्कत क्या है, मैंने फेस की है। तो वह अपनी इस प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं कि किस-किस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया है और किस प्रकार से परेशान होते हुए आप इस प्रकार से आगे बढ़ी। तो ये रही आपकी वो बुक, जिसको हम कहें, ये कल्कि कोचेन साहब की बुक है। ये अब चूँकि डिज़ाइन फिगर नहीं है, तो यही समझो कि यही कल्कि कोचेन साहब की बुक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है झुम्पा लाहिरी। ये वेयर अबाउट्स, इनकी ये बुक पुस्तक है वेयर अबाउट्स। ये वेयर अबाउट्स जो पुस्तक है, ध्यान रखना, ये वियर अबाउट्स जो पुस्तक है आपकी, ये वियर अबाउट्स जो पुस्तक है, ये वियर अबाउट्स पुस्तक है वो झुम्पा लाहिरी की है। झुम्पा लाहिरी, ये रही आपकी झुम्पा लाहिरी। ये झुम्पा लाहिरी है, ध्यान रखना, ये झुम्पा लाहिरी है। ये झुम्पा लाहिरी साहब हैं, मतलब ये झुम्पा लाहिरी जी हैं। और झुम्पा लाहिरी ने जो पुस्तक लिखी है वो क्या लिखी है आपकी, वियर अबाउट्स। अब कोई कहे क्यों? तो वही, जैसे कि ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, क्या जो बताई है, द बॉम्ब। ये इनकी पहली पुस्तक है, इनकी क्या है, इनकी फर्स्ट बुक है। वी नीड टू टॉक आपकी इनकी क्या है, ये प्रथम पुस्तक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार जो झुम्पा लाहिरी, इन्होंने भी अपनी पहली पुस्तक लिखी है जो इनकी बहुत फेमस है, और इसमें भी इन्होंने जो झुम्पा लाहिरी जी हैं, इन्होंने क्या कहा है, फियर अबाउट्स। बोले मैं भी क्या है, बहुत परेशान हुई शुरू के महीने में, और जब शुरू के महीने में, ये तो अभी पुस्तक जो है इनकी प्रकाशित हुई है, ध्यान रखना, अप्रैल 2021 में। तो इस बुक्स के बारे में, झुम्पा लाहिरी की बुक्स के बारे में याद रखना, ये झुम्पा लाहिरी की बुक कब प्रकाशित हुई, अप्रैल 2021। ये इम्पोर्टेंट है कि झुम्पा लाहिरी की पुस्तक अप्रैल 2021 में आई, वियर अबाउट्स। वियर अबाउट्स का मतलब होता है कि एक प्रकार से ठिकाना, मतलब कि मेरा कहीं ठिकाना नहीं था, मैं कहाँ जाती। बोले ऐसा लगता था, बोले हमने बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत किया है। पहले तो कुछ समय हम जो यहीं रहे, लेकिन उसके बाद चले गए। ये बात की पंजाब की रहने वाली हैं और झुम्पा लाहिरी, लेकिन चूँकि बचपन में ये, मतलब पंजाब की रहने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पंजाब में रही हैं, ये बाहर ही पढ़ लिखी हैं अमेरिका में, यूएस में। फिर वहाँ स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद बोले शुरू हुआ, जब स्ट्रगल का टाइम था, तो लग रहा था कि कहाँ जाएँ और कहाँ क्या करें। बोले कुछ समय तो ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता था कि सब कुछ है। तो इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, 2 शब्द बहुत प्रयोग किए हैं इन्होंने। एक तो सब कुछ, बोले कुछ तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में लगता है कि मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं, ध्यान रखना कि ये बहुत ही फेमस वैसे ही पढ़ रहे हैं कुछ नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ और कुछ नहीं, ये अ, अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर के लिए लगता है कि सब कुछ मिल गया और फिर लगता है कि कुछ नहीं मिला, मतलब हम इतने स्ट्रगल लाइफ जीते हैं। तो ये झुम्पा लाहिरी ने अपनी पुस्तक इसमें लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है आपकी, और अगली पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। अगली जो पुस्तक है वो है आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। ये रही माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, समीर सोनी। अब कोई कहे समीर सोनी, तो ये रहे आपके समीर सोनी साहब। ये समीर सोनी है। इन समीर सोनी के द्वारा क्या किया गया है, समीर सोनी के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से पुस्तक है एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, मतलब मैंने जो अनुभव किए वो क्या किए, शांति से किए। इस दौरान ध्यान रखना, इनकी भी ये पहली पुस्तक है, इनकी भी क्या है, ये समीर सोनी की ये फर्स्ट बुक है, और ये पुस्तक अभी आई नहीं है, ध्यान रखना आप, अभी ये पुस्तक आई नहीं है। इस पुस्तक को आना शेष है, आनी है। कब आएगी ये पुस्तक, ये आएगी इस साल 2021 है, इस 2021 के अंत तक, 2021 के अंत तक यह पुस्तक जो है आपकी पब्लिश होगी। तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, और इस पुस्तक में क्या कहा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, मेरे एक्सपेरिमेंट प्रयोग को साइलेंस किस प्रकार से, बोले जब सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा,
कोविड जैसी महामारी आई तो लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में सभी लोग बहुत परेशान हुए, मैंने भी किस प्रकार से स्ट्रगल करते हुए चुपचाप क्या क्या नए नए प्रयोग किए हैं ताकि हमारा कुछ व्यवसाय पटरी पर लौट सके। तो ये सब बातें कही गई हैं। अब इसके बाद आता है ये इन्होंने कहा कि किस प्रकार से हम एक चुपचाप तरीके से प्रयोग करके एनएक्सटी किस प्रकार से तनाव की स्वयं ही क्या कर सकते हैं, उसको दूर करने की खोज कर सकते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी है इनकी, माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, वो भी चुपचाप तरीके से किसी दूसरे से कुछ ना कहेंगे। इसके बाद अगली पुस्तक आती है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको, अगली पुस्तक सग्गी वैन। ये सग्गी वैन की जो पुस्तक है, ये सग्गी वैन की पुस्तक है वर्ष 2020 के लिए महान बुकर प्राइज विजेता है ये डगलस स्टुअर्ट। ये स्कॉटलैंड की रहने वाली है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं अभी, क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं तो आपको याद रखना। इसमें क्या कहा है, जो सग्गी नाम का लड़का है, ये रहा वो सग्गी, ये इस लड़के की कहानी का दर्शाया गया है कि इसकी ये माँ है, किस प्रकार से इसकी माँ इसको बहुत ही इसकी हेल्प करती है। इसकी और फैमिली के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल भी इसकी हेल्प नहीं करते, इसकी माँ ही इसके लिए सब कुछ काम करती है। तो ये सग्गी बैन जो पुस्तक है वो इस लड़के की, युवा लड़के की जीवन पर आधारित है। इसके बाद अगली बुक आती है बी प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। मतलब क्या कि श्रीमान प्रधानमंत्री, हमने ड्रैगन को सुकोड़ दिया। ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है प्रदीप गुहा की। और ये पुस्तक प्रदीप गुहा, देखो ये नाम लिखा है प्रदीप गुहा, तो ये पुस्तक प्रदीप गुहा की है। और प्रदीप गुहा की जो पुस्तक है तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हाल ही में 2020 में चीन के द्वारा जो हरकतें की गई गलवान घाटी पर, जो आपकी चीन के द्वारा हरकत की गई, उस हरकत का जवाब देने के लिए कि अब ये भारत वो नहीं है, अब ये नया भारत है। और नया भारत है तो हम कल्पना करते हैं कि यदि चीन है, यदि कुछ ऐसी हरकत करता है तो उसको भारतीयों के द्वारा क्या दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये इस पुस्तक जो है माय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, इसमें ये चर्चा की गई है क्या, बोले हम कल्पना करते हैं कि भारत में क्या हो रहे हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं, भारत में बदलाव हो रहे हैं। और भारत में जब बदलाव हो रहे हैं तो भारत में अब भारत वो पुराना भारत नहीं है, पिछली सरकारों वाला भारत नहीं है जिसमें पड़ोसी राज्यों को हमने अपनी हिस्सों को सौंप दिया था। ये वह भारत है जिसमें व्यापक व कड़े बदलाव के बारे में हम बता रहे हैं। तो इस प्रदीप गुहा की जो पुस्तक है इसमें भारत में हुए बदलाव के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है वो समझते हैं जरा, सुनना। इसके बाद अगली जो पुस्तक है वो पुस्तक आपकी क्या है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। अब कोई कहे ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक, अच्छा ये प्रदीप गुहा साहब हैं, ये देख लीजिएगा, ये प्रदीप गुहा है, इनकी ये पुस्तक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। ये प्रदीप गुहा, ये देखिए बराक ओबामा की पुस्तक है। तो ये बराक ओबामा साहब हैं, इनकी पुस्तक है ये प्रॉमिस्ड लैंड। तो कोई कहे ये प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है, अच्छा हमने जो पीडीएफ दी है उसमें बड़ा विचित्र सा नाम लिखा है, क्या लिखा है, उसमें लिखा है पता नहीं ठंड तवा बीमू करके कुछ लिखा है, वो नहीं आपको सुनना है, उसमें कट कर लेना, जो हमने आपको पीडीएफ शेयर करेंगे अभी, और जो भी हमने आपको दिया है। तो जो दिया गया है ए प्रॉमिस लैंड, तो ए प्रॉमिस लैंड के बारे में जो कहा गया है, तो ए प्रॉमिस लैंड के बारे में ध्यान रखना, ये प्रॉमिस लैंड किसकी लेखक है, बराक ओबामा। इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इनकी वाइफ की जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी वो पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है एग्जाम में, प्रॉमिस लैंड की आने की उम्मीद अधिक है। तो याद रखना कि प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक है, आपकी बराक ओबामा जी की, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप ध्यान रखना। इसके बाद बिकमिंग, ये पुस्तक जो है ये बिकमिंग, ये मिशेल जॉनसन है, ये मिशेल जॉनसन नहीं सॉरी, मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा कौन है, ये आपकी ओबामा की पत्नी जी हैं। तो बिकमिंग, ये पिछले साल पेपर में आई हुई पुस्तक है बिकमिंग। बिकमिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, पूछा गया था, चार ऑप्शन, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा और दो नाम और। तो ये पेपर में क्वेश्चन पेपर में आ चुका, ध्यान रखना पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें, तो ये नाम आप याद रखोगे। इसके बाद आता है आपका चेतन भगत। चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको 28 सितंबर, ध्यान रखना कब, 28 सितंबर 2020 को इसको क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या कहा गया, ये कुल मिलाकर चेतन भगत बहुत किताबें लिखते हैं। चेतन भगत की यदि कोई कहे तो ये 9वां उपन्यास है, जो आपका है ये 9वां। तो यदि कोई कहे चेतन भगत के द्वारा 9वां उपन्यास, और टोटल मिला के अभी तक कहा जाए तो कुल मिला के इन्होंने 11 पुस्तकें लिख डाली।
तो 9वां उपन्यास है और 11 किताबें टोटल चेतन भगत के द्वारा लिखी थी। बहुत किताब लिखते हैं चेतन भगत के द्वारा, कुछ किताबें तो आप लोग भी पढ़ी होंगी है। अब बात आती है चेतन भगत की। तो चेतन भगत जो है वो चेतन भगत वन अरेंज्ड मैरिज, इसमें क्या कहा गया है, इसके ऊपर अभी वन अरेंज्ड मैरिज जो है इसके ऊपर एक सीरियल भी बन रहा है, वेब सीरीज जिसको आप कहते हो, बहुत चल रही है वो आजकल। तो इनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बन रही है। वेब सीरीज क्या बन रही है थोड़ा बताते हैं आपको। वही वो जो सेम रियल स्टोरी है, वही सेम रियल स्टोरी को क्या है फिल्म पर्दे पर दिखाया गया है। तो जो चीजों पर फिल्म पर्दे पर आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, क्योंकि ज्यादा चर्चा में रहते भी रहने का विषय है, ज्यादा चर्चा में रहते भी हैं। तो यदि कोई कहे चेतन भगत के द्वारा लिखित हालिया पुस्तक जो 2028 में, वो सीधा पूछेंगे वन अरेंज्ड मर्डर किसकी पुस्तक है, आप टिक लगाओगे चेतन भगत, कब भी 28 सितंबर 2020 को। इसमें क्या कहा गया थोड़ा बता देते हैं, आप परेशान ना होंगे। इसमें जो कहा गया है कि जो आपकी जो पुस्तक थी, ये जो आपकी पुस्तक थी, इस पुस्तक में क्या कहा गया, तो वन अरेंज्ड मर्डर जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में दो व्यक्ति थे। उन दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया था कि जो दो व्यक्ति होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वह आपके जो व्यक्ति हैं वह आपकी क्या करते हैं। तो इसमें बताया गया था आपका, तो याद रखना किस प्रकार से जो आपकी चेतन भगत की जो पुस्तक है उस पुस्तक के बारे में ये बताया गया था। आप ध्यान रखना, एक प्रकार से दो मित्र रहते हैं, एक रहता है केशव और एक रहता है सौरभ। ये सब पात्र के नाम है, ये सौरभ है और एक आपका केशव है, दोनों एक ही जगह रहते हैं। अब होता क्या है कि इसकी शादी होनी होती है, किसकी, तो यहाँ पर जो सौरभ है, ये सौरभ की शादी प्रेरणा से होनी होती है। प्रेरणा नाम की एक लड़की है, उस प्रेरणा से होनी होती है। तो शादी अभी हुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब शादी की बात तय हो जाती है, जो भी कुछ हो, तो अभी शादी हुई नहीं। लेकिन केशव और सौरभ अलग एक कमरे में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जबकि प्रेरणा एक दूसरी जगह, कहीं अन्य जगह, यहाँ कहीं अन्य जगह आपके फ्लैट पर रहती है। अब होता क्या है कि जो करवा चौथ होता है, उस करवा चौथ को ये लोग मनाते हैं। तो करवा चौथ जो भारत में भी दे देखते हो, दीपावली से ज्यादा करवा चौथ को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो केशव और सौरभ है, ये जो सौरभ है, ये सौरभ और प्रेरणा, तो जो प्रेरणा है, ये सॉरी ये हमने सौरभ लिख दिया यहाँ, ये प्रेरणा है, यहाँ प्रेरणा रहती है। तो प्रेरणा करवा चौथ का व्रत करती है शादी के पहले ही, ध्यान रखना। और सौरभ को बुलाती है कि आप आइएगा, फोर्स करती है कि आप आइए। और जब सौरभ पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले सौरभ देखते हैं कि जिस छत पर वो गए वहां पर प्रेरणा ना मिलकर प्रेरणा की क्या मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। तो वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर, मतलब कि अरेंज मैरिज के पहले ही क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। और जो मर्डर होता है तो फिर पुलिस आ जाती है, पुलिस केस बनता है। और उस पूरा का पूरा पुलिस केस में कभी श्री केशव की तरफ घूमती है, कभी किसी अन्य की तरफ घूमती है, और ये पूरी की पूरी कहानी चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन फिर भी केशव भागता नहीं है, वो सौरभ के साथ मिलकर क्या करता है, इस पूरे की पूरी पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करता है। तो वो पूरी कहानी इसमें बताई गई है। इस पे एक आपका मूवी मतलब वेब सीरीज बन रही है, मूवी नहीं जिसको हम कहते हैं। तो ये चेतन भगत है, चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। नेक्स्ट आता है आपकी अगली बुक है, और अगली बुक, अच्छा एक बुक और ध्यान रखना, चेतन भगत बहुत ही फेमस हस्ती है, चेतन भगत को आप ऐसे वैसे मना लें। चेतन भगत की एक और पुस्तक आई थी, द गर्ल्स इन रूम। तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, द गर्ल इन द रूम। तो ये पुस्तक है गर्ल इन रूम 105। ये पुस्तक जो आई थी, ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो इस पुस्तक के पहले ये पुस्तक आई थी, तो याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल आई थी 2020 2019। तो ये दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है। इसके बाद आओ आप नेक्स्ट, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, जरा देख लेना, ये लिखी गई है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। यहाँ पर लिखा होगा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये गलत लिखा है, ये इसको काट दो, इसकी जगह पे आप लिख लो ये किसकी पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड। तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान रखना, अपने 16 वर्षीय रस्किन बॉन्ड ने अपनी आत्म कहानी को बताया है। तो रस्किन बॉन्ड ने क्या कहा, अपनी आत्म कहानी के बारे में बताया गया है
इसके द्वारा, इनके द्वारा बताया गया है, जो आपके रस्किन बॉन्ड थे। इन्होंने अपनी ही 16 वर्षीय आत्म कहानी को क्या किया है, कहानी के माध्यम से दर्शाया है। तो उसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट बुक, लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मान के चलो। क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे भी एग्जाम में आए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किनकी जन्म तिथि को मनाने का निर्णय लिया है? तो महाराजा सुहेलदेव की जन्म तिथि को मनाने का निर्णय लिया है। ये प्रश्न हम आपको लिखा चुके, पढ़ा भी चुके। और महाराजा सुहेलदेव क्यों इम्पोर्टेंट हो गए, तो ध्यान रखना कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप सर याद रखना। अमीश त्रिपाठी, और अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया। क्यों? देखो जरा यहाँ समझा लेते हैं, जरा जगह है हमारे पास पर्याप्त है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत पहले की बात है आपका, जब ये मान के चलो कि 1034 ईस्वी की बात है, 1034 ईस्वी की बात है। महमूद गजनबी, नाम सुना होगा, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और वह एक प्रकार से कि सभी जगह जो आपका पूरा का पूरा हिस्सा है, दिल्ली हुआ, दिल्ली के साथ राजस्थान हुआ, गुजरात का कुछ हिस्सा हुआ, आपका जो सोमनाथ मंदिर है, महमूद गजनबी ने ही लूटा था, सोमनाथ मंदिर है, और आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये सभी जगह कब्जा इसने कर लिया था। इसका ही एक सेनापति था, और वह बहुत ही कुशल सेनापति था, उसका नाम था सालार मकसूद। क्या सेनापति का नाम था? सालार मकसूद। तो मकसूद के नाम से ये जाना जाता था कि ये उसका सेनापति है आपका, क्या है? सालार मकसूद। और जो सालार मकसूद है, तो सालार मकसूद जो था वो इनका सेनापति था। और जब इनका सेनापति था, तो ये जो सालार मकसूद है, इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से वैसे तो सालार मकसूद निरीक्षण करने के लिए आए थे उत्तर भारत का। उत्तर भारत में एक राज्य पड़ता था छोटा सा, बस्ती। वहां बस्ती के राजा थे कौन? सोहेलदेव। ध्यान रखना, एक छोटा सा राज्य पड़ता था बस्ती। इस बस्ती के जो राजा थे वो थे राजा सुहेलदेव। तो ये बस्ती के राजा जो सुहेलदेव थे, उन वहां पर निरीक्षण करने आया था कि किस प्रकार से क्या है। और बस्ती पर सुहेलदेव के बस्ती पर सुहेलदेव का नियंत्रण था, मतलब यहाँ के राजा निवास करते थे। तो जो सालार मकसूद है, ये मकसूद है, ये मकसूद साहब आए और उन्होंने क्या कर दिया, सीधा अपनी सेना लेके आके आक्रमण ही कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया, तो सोहेलदेव ने और अन्य राजाओं ने, तो जो बड़े बड़े महाराजा थे, बड़े बड़े भारत में जो राजा थे जिनके पास बड़ी सेना थी, वो तो हार मान गए, और बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दिया, बिल्कुल भी अपने आप को सरेंडर कर दिया और कुछ भी नहीं किया, और नतमस्तक हो गए मकसूद गजनबी के सामने। लेकिन महाराजा जो सुहेलदेव थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने भयंकर युद्ध किया। और बहराइच में एक लड़ाई हुई 1034 ईस्वी में, बहराइच में। तो बहराइच में जब लड़ाई हुई, तो राजा सुहेलदेव एक कुशल योद्धा थे, उन्होंने सालार मकसूद को क्या किया, मार डाला, युद्ध में हरा दिया। हरा करके इसकी खोपड़ी को जो था वो, मतलब धड़ को सिर से अलग कर दिया, और उस धड़ में जो सिर था, उस सिर में मतलब सिर को अपने पास रख लिया, और शायद जो डेड बॉडी थी उसको वापस वहां भेज दिया। और उसके कई समय तक फिर वहां से कोई भी ऐसा शासक जो है, उसने आक्रमण करने के पहले 100 बार सोचना उचित समझा कि ऐसा ना हो कि उसके साथ भी ऐसा हो। तो महाराजा सुहेलदेव को बहुत ही सम्मान दिया गया। और ये महाराजा सुहेलदेव थे, क्योंकि ये माना भी गया है, थोड़ा आप जानते हो पॉलिटिक्स कवर रहती है, 2022 में उत्तर प्रदेश का सब चुनाव है, तो कुछ लोग इसको, उनको महाराजा सुहेलदेव को जो बताते हैं वो पिछड़ी जाति का बताते हैं, कुछ लोग इनको सामान्य जाति का बताते हैं। तो अब जो चर्चा है, कुछ लोग इनको ठाकुर बताते हैं, कुछ लोग इनको जो बताते थे चौहान वंश का बताते थे, कुछ लोग इनको राजपूत वंश का बताते हैं महाराजा सुहेलदेव को। तो वो सब अपने अपने तर्क हैं, और उन्हीं पर लड़ाई भी कई दिन तक डिबेट भी रहा। तो आप याद रखना कि महाराजा सुहेलदेव है वो कहाँ के राजा थे, बस्ती के। लेकिन युद्ध कहाँ हुआ था, बहराइच में। युद्ध याद रखना, इन दोनों के मध्य युद्ध कौन हुआ था, बहराइच में ही युद्ध हुआ था। और जीत कौन गए थे, महाराजा सुहेलदेव जीत गए थे। गजनबी की सेना का जो प्रमुख सेनापति था मकसूद, उनको इन्होंने क्या कर दिया था, युद्ध में हरा दिया। अब बात आती है यहाँ पर, आपको याद क्या रखना है, तो ये जो किताब है ये अभी 2020 में आई, ठीक है ना, सोहेलदेव 2020
इसमें आई है ये। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है इसमें से थोड़ा पॉइंट और वो याद रखना है कि किस राज्य के द्वारा 16 फरवरी, इस राज्य के द्वारा 16 फरवरी को, या यूं कहा जाए 16 फरवरी को किस राज्य ने, दो क्वेश्चन बनेंगे मैम सर, 16 फरवरी को किसका जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो महाराजा सुहेलदेव का। किस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा, तो याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आप ये दो पॉइंट याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। इतनी बातें समझ में आई होंगी, ये पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, मैं पहले ये बताओ। समझते चल रहे हो, समझ में आने भी चाहिए, जितनी बातें समझ में आ जाएंगी उतना अच्छा है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। वैसे अधिकतर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सर जो आपको समझ में ना आए, ना ही हम ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं जो कि आपके ऊपर से, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कल हम थोड़ा कम पढ़ेंगे। कल से कोशिश करेंगे कि ये नाइट की जगह मॉर्निंग में ही शिफ्ट लगाएं, और टाइम नहीं मिलता है लेकिन कोशिश करेंगे। सुबह हम कोशिश करेंगे कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 या 7:30 तक पढ़ा पाए तो अच्छा होगा, नहीं पढ़ा पाए तो फिर नाइट ही एक टाइम बचता है। देखिए अगली पुस्तक आती है, अच्छा ये सुहेलदेव का चित्र आपको दिखा देते हैं, महाराजा सुहेलदेव ये रहे, ये है अभी भी, ये अमीश त्रिपाठी है, ये तो अभी बुक्स आई है, केवल ध्यान रखना आप, और जो हम आपसे कहते हैं वो समय बाद घटित होता है। महाराजा सुहेलदेव पर ये बुक्स आई है, कुछ ही समय में फिल्म बनेगी और सीरियल आएगा और वेब सीरीज आएगी, तो निश्चिंत रहिएगा, बस केवल इंतजार कीजिए। तो ये महाराजा सुहेलदेव पर अमीश त्रिपाठी की ये किताब है जो इन्होंने लिखी लिखी गई, ठीक है ना। चलिए आगे बुक पढ़ते हैं, ये है अमीश त्रिपाठी, ये आपके अमीश त्रिपाठी साहब हैं, और अमीश त्रिपाठी के द्वारा ही इनके ऊपर क्या लिखी गई है, अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना। तो अमीश त्रिपाठी है, इनके द्वारा ये क्या की गई है, पुस्तक लिखी गई है। अब बात आती है आपका नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी 24 जुलाई 2020 कब आई है, तो ये पुस्तक आई 24 जुलाई, ध्यान रखना 24 जुलाई 2020 को ये पुस्तक प्रकाशित हुई। जिस जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो पुस्तक कौन थी, तो आपकी ये पुस्तक थी उर्जित आर पटेल, जो आपके कौन थे, ये गवर्नर थे, कौन से 24वें गवर्नर। तो यदि कोई कहे कि आर उर्जित पटेल जो थे वो कौन से गवर्नर थे, तो आर उर्जित पटेल जो थे वो आपके 24वें गवर्नर थे। याद रखना इस बात को, जो आपके 24वें गवर्नर थे वो कौन थे, आर उर्जित पटेल थे। तो यहाँ पर आपका ये जो है व्यक्ति आर उर्जित पटेल है, आर उर्जित पटेल है, तो आप इनको जानते हो, बताने की जरूरत है नहीं, यानी हम शॉर्ट में नाम लिख देते हैं यहाँ पर उर्जित पटेल, ये उर्जित पटेल हैं। और ये उर्जित पटेल जो है आपके ये 24वें गवर्नर थे किसके, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चूंकि ये तो रहे, इनके पहले यदि कोई कहे 23वें गवर्नर तो रघुराम राजन, इनके पहले जो 23वें गवर्नर थे, इनके पहले तो रघुराम राजन, ये रघुराम राजन थे, ये बहुत समय आपके आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, और एक प्रकार से देखा जाए बहुत ही योग्य व्यक्ति है रघुराम राजन, वास्तव में योग्य व्यक्ति है, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि मंदी से निकालने के लिए काफी सहयोग इन्होंने किया था उस टाइम पर। मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, रघुराम राजन का प्रमुख योगदान रहा था। अब चूंकि 25वें जो गवर्नर है, वो 25वें गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है, तो 25वां जो गवर्नर नियुक्त किया गया है, वो याद रखना 25वें जो गवर्नर है वो शशिकांत दास, कौन है, आपके शशिकांत दास। तो याद रखोगे आप, सॉरी शशिकांत नहीं है, ये शक्तिकांत दास है, नाम बहुत बोल जाते हैं, शक्तिकांत दास। तो ये शक्तिकांत जो दास है ये आपके 25वें आरबीआई गवर्नर है, क्या है ये, 25वें आरबीआई गवर्नर, ये कौन है, शक्तिकांत दास। इनको भी नाम आपको याद रखना है कि ये जो आपके हैं ये 25वें शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं। और साथ में यदि कोई कहे तो 4 उप गवर्नर भी हैं, लेकिन उनका नाम अभी याद नहीं रखना है। हाँ ये जरूर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर जरा लिख लेते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं, जरा समझना। एक पॉइंट आप याद रखना, पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी, ध्यान रखना पहली, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नियुक्ति अभी की गई है, अभी तक ये नियुक्ति हुई नहीं थी, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो पहली मुख्य जो वित्तीय अधिकारी है, वो पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है,
तो पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, वो पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी, इनका नाम आप याद रखना, सुधा बालकृष्णन। कौन है? तो सुधा, इनका नाम याद रखना, ये है सुधा बालकृष्णन। ये सुधा बालकृष्णन है जिनका हाल ही में क्या की गई है, नियुक्ति प्रदान की गई है। और ये पहली आपकी ये क्या है, ये पहली याद रखना, ये पहली मुख्य वित्त अधिकारी है, अभी तक नहीं थी। कहाँ है ये पहली मुख्य वित्त अधिकारी? आरबीआई में बनाई गई है। ये आरबीआई में पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त की गई है सुधा बालकृष्णन। उनका नाम इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी क्या कहा है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इन्होंने कहा ओवरड्राफ्ट की सेविंग करनी चाहिए। ओवरड्राफ्ट क्या है समझाते हैं, अर्थव्यवस्था वैसे भी आपको नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा सुन लो। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंकों के अंदर जो पैसा है, जिन जिन पैसों से बैंक ऋण देती है, उसका वो पैसा क्या है, एक प्रकार से इस रूप में चला जाता है जिसको आप कहते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में मतलब कि अब हो सकता है भविष्य में मिले अथवा ना मिले, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग जब नहीं मिलता है तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देती है, एनपीए घोषित कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो कहती है कि परफॉर्मिंग एसेट में बदलने के लिए क्या होनी चाहिए, ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंकों को होनी चाहिए। बैंक क्या है, कर्ज में जा रहे हैं, देखा होगा आपने कितनी बैंक है जो आपकी क्या कर दी, प्राइवेट कर दी है। जितनी गवर्नमेंट बैंक थी वो भी कर दी है, 2 बैंकों का और विलय की बात की गई है और उनको प्राइवेट करने की बात की गई है। तो वही है कि काफ़ी हालत खराब है, लोग बहुत ऋण ले लेते हैं, उसके बाद अदा नहीं करते। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा होनी चाहिए कि जो सरकार ने, जो लोगों ने ऋण लिया है, वो किसी न किसी प्रकार से क्या कर दिया जाए, वापस लौटा दिया जाए। और इसके लिए ओवरड्राफ्ट के लिए बैंकों में मूलभूत सुधार के ऊपर उर्जित पटेल के द्वारा क्या लिखी गई है, किताब है। उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई ये किताब है। इसके बाद यदि कोई कहे, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है, ये आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। ये पुस्तक किसकी है, ये आपकी पुस्तक है आशा एंड स्पिरिट वर्ल्ड। तो यदि कोई कहे ये पुस्तक क्या है, तो ये पुस्तक है जसविंदर बिलान। यदि कोई कहे ये पुस्तक किसकी है, तो आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। ये आशा एंड स्पिरिट वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, ये आपकी जो पुस्तक है दिख रहा होगा ना, आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। ये पुस्तक किसकी है, तो आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। ये पुस्तक जो लिखी गई है वो जसविंदर बिलान, ये रही आपकी जसविंदर बिलान। ये जसविंदर बिलान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब कोई कहे कि इन्होंने भी क्या कहा, तो जसविंदर बिलान क्या कहती है, ये भी अपनी ओल्ड हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ओल्ड हिस्ट्री के मतलब कि ये जो अपनी हो गई थी, ये भी भारतीय मूल की थी। इनके जो माता पिता थे वो पंजाब से रिलेटेड थे, ये अमेरिका में जाके रहने लगी। अब इनके जो पिता थे वो नौकरी करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट मतलब एक ट्रेजेडी हुई, उसमें इनके पिताजी इन्हें छोड़कर चले गए। किस प्रकार से इन्होंने, इनकी फैमिली ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके कैसे जो जीवन यापन किया, और उसी के अपने ही उस कठिन जीवन को जो व्यतीत किया है, उसका ही वर्णन उन्होंने किसमें किया है, इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो है वह एक लड़की की कहानी है आशा एंड स्प्रेड वर्ड। उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, पूरी की पूरी बातें अपनी इसमें कही गई हैं। तो याद रखना ये आपको इम्पोर्टेंट बुक्स है जो इसमें आशा एंड स्प्रेड वर्ड। इनकी ये भी जो है आपकी इनके द्वारा लिखित पुस्तक है जसविंदर बिलान। और जसविंदर बिलान पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब की। अच्छा, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये रही, हम बहुत भागते जा रहे हैं। आशा एंड स्प्रेड वर्ड जसविंदर बिलान है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया उर्जित पटेल है, ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। दूसरी आती है चेकबुक वासुदेव मोही। जरा बता देते हैं कहाँ है चेकबुक वासुदेव मोही। ये चेकबुक एंड अदर स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये वासुदेव मोही। ये वासुदेव मोही क्या है, ये लेखक है जिनको सरस्वती सम्मान मिला था। तो वासुदेव को सरस्वती सम्मान कब मिला था, तो 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, वासुदेव मोही को मिला। जरा समझ लेना, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको हम समझा देते हैं कि जो वासुदेव मोही है, इन वासुदेव मोही जो थे, इनको जरा देखना सर, इनको जो वासुदेव मोही रहे, इनको वासुदेव मोही को वर्ष 2019 का, तो आप याद रखना कि यदि कोई कहता है तो इसको स्प्रेड कर देते हैं सर, देख सर एक मिनट।
ये जो पुस्तक है वो वासुदेव मोही के द्वारा लिखी गई है। तो जरा समझना, ये वासुदेव मोही है। तो वर्ष 2019, यदि कोई कहे तो वर्ष 2019, इस वर्ष 2019 का जो सरस्वती सम्मान था, कौन सा? 29वां। तो 29वां जो सरस्वती सम्मान था, वो 29वां सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ? वासुदेव मोही को प्राप्त हुआ। तो 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया। ये वासुदेव मोही, ये वासुदेव मोही है। तो वासुदेव मोही को जो है वह आपका सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया। इनकी जो कृति है वो कौन सी कृति है? इनकी कृति थी वही जो हमने आपको बताई है, चेकबुक। चेकबुक के ऊपर ध्यान रखना, इनकी जो बुक है वो चेकबुक के ऊपर क्या है, ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, इनकी चेकबुक, इनकी पुस्तक है, ये चेकबुक इनकी रचना है, जिसके ऊपर 29वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2019 का प्रदान किया गया है वासुदेव मोही को। इसके बाद यदि कोई कहता है इसी में, तो इसी में थोड़ा सा और आता है, और वो आता है आपका 2020 का। ये 2020 और याद रखना है आपको, 2020 का। और 29वां है तो अब क्या होगा? 30वां। और 30वां जो है आपका सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त है? तो 30वां जो सरस्वती पुरस्कार प्राप्त है वो शरण कुमार लिम्बाले, ये व्यक्ति हैं जिनको 30वां, तो इनका नाम याद रखना है आपको, क्या? शरद कुमार, याद रख लेना आप, इनका नाम है जो शरद कुमार लिम्बाले। तो ये शरद कुमार लिम्बाले हैं, जो पुरस्कार इनको क्या है आपका, शरद कुमार लिम्बाले को क्या किया गया है? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और शरद कुमार लिम्बाले को जो पुरस्कार प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनकी मराठी पुस्तक है सनातन। ध्यान रखना, इनकी कौन सी पुस्तक है? मराठी। तो मराठी जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? सनातन। उस सनातन पुस्तक के लिए किनको? आपके शरद कुमार लिम्बाले को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये रही बुक सनातन, आपको हम बता देते हैं। ये शरद कुमार लिम्बाले, याद रखना, शरद कुमार लिम्बाले। शरद कुमार लिम्बाले को जो पुस्तक है सनातन, सनातन के लिए ये किताब जो है प्रदान की गई है। कोई कहे सनातन गांव में क्या है, तो एक गांव है भीमा को, भीमा पूरे गांव, इतिहास की नाइंसाफी। यहाँ पर जो आपका बहुत ही जो निचली जाति, अनुसूचित जनजाति का है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते थे, किस प्रकार से उनको क्या किया गया, घरों में आग लगा दी गई, परेशान किया गया। तो उनकी घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है। उस टाइम की घटनाओं का वर्णन इन्होंने अपनी फिल्म सनातन में किया है, अपनी सॉरी फिल्म नहीं, अपनी पुस्तक सनातन में किया है। तो इसी के लिए इनको 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान प्राप्त है। शरण कुमार, शरण कुमार है ये, हमने शरद कुमार लिख दिया, हाँ सॉरी, ये शरद कुमार नहीं है, आप इसको सही कर लेना। ये शरण कुमार लिम्बाले है। ये कौन है? ये शरद तो नहीं है, ये शरद तो नहीं है, शरद ना याद, तो बहुत याद हो गया सर, शरण, शरण कुमार लिम्बाले जो है, ये इनकी पुस्तक है मराठी सनातन, इनके ऊपर। तो वासुदेव मोही है, ये आपके रहे सनातन। तो ये आपके शरद कुमार लिम्बाले ये रहे। शरद कुमार लिम्बाले हैं, ये भी उसी समुदाय से आते हैं। तो इन्होंने उसकी जो घटना है, जिसको इन्होंने देखा था, अपने माता पिता को इस पूरे के पूरे भयावह दृश्य में खोया था। पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी गई थी, लोगों को के साथ मारपीट की गई थी, उनके घरों को जला दिया था। तो उन पूरी घटनाओं का ये क्या है, उन्होंने वर्णन किया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको हमारी समझ में आ रही होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट आगे रुक चलती है। आगे क्या है आपकी नासिरा समा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। टाइम आपको ज़्यादा हो गया है, समझ सकते, तो थोड़ा और देख लेते हैं हमारे हिसाब से कि टाइम आपका बहुत हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी देर और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे। आप परेशान ना होना, जब आप सुबह उठो तो सुबह देख सकते हैं, उसको हम अपलोड कर देंगे इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, आपको तो यहीं रोक देते हैं, ठीक है, 26 तक ही रुकते हैं, चेक बुक तक। इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हम कल, ठीक है ना। कल स्टार्ट कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कल हम इसी कागज की नाव से स्टार्ट करेंगे। काफी देर हो गई है हम लोगों